जहाजपुर भिलवाड़ा राजस्थान से आप 2 बार एमएलए बन चुके हैं, पहले जनता दल से लेकिन अब बीजेपी से हैं। तो खास तौर से ये जानना चाहूंगा कि पहले आप जनता दल में थे और फिर बीजेपी में आ गए, ऐसे कैसे हो गया? एक्चुअली मैं पहले सर्विस में था जी। और मुझे जनता दल से टिकट मिला, मैं एमएलए बन गया। मुझे अच्छी पार्टी लगी बीजेपी, इसकी रीति ठीक लगी, आपको ऐसे बीजेपी में शामिल हो गया। ऐसी कौन सी चीजें बीजेपी में लगी जो आपको लगा कि जनता दल अब मुझे छोड़ देना चाहिए और बीजेपी जनता में दल का विघटन हो गया था, जनता दल का विघटन हो चुका था और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीयता की भावना है, हिंदुत्व की भावना है, राष्ट्र को सर्वोपरि रूप में देखते हैं इसमें एक, इसलिए हमने इसको आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, 4.25 साल गुजर चुके हैं, अंतिम दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार राज्य में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आएगी, दोबारा रिपीट करेगी। ऐसे कौन सी कारण जो रिपीट? आप मुझे बता दीजिए क्या कारण नहीं जिससे नहीं आएगी। आज हर वर्ग की जनता खुश है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको मतलब काम नहीं मिल रहा हो, जिसके कार्य नहीं हुए हो, जिनके सम्मान को ऊंचा नहीं उठाने में कोई कमी रही। मेरा साहब, आपको नहीं लगता कि जातिवाद का मुद्दा एकदम उछल के आया है, गुर्जर समाज में जो खड़ा हुआ है, कि उसके कारण कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ देखिए, जातिवाद लंबे टाइम तक नहीं चल सकता और हम राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इस प्रदेश को ऊपर बढ़ाने की बात करें, ये हमारे मन में सोच होना चाहिए। अगर मेरा साहब पिछली बार अगर हम केंद्र पर नजर डालें तो हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मुरली मनोहर जोशी की आंखों में एक ही चमक थी कि साहब एक बार फिर से सत्ता के गलियारे में हम अपनी रोशनी दिखा पाएंगे, लेकिन उसके विपरीत हुआ, कांग्रेस सरकार केंद्र में आ गई। तो ऐसा कुछ ऐसा मेडिकल नहीं हो सकता क्या? नहीं, मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में कोई बात, आज राजस्थान में हर वर्ग संतुष्ट है। आप सभी जानते हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, सबको चित्र से पता है कि आज नंबर 1 तो हमारे जो नेतृत्व है बीजेपी का, उसके मुकाबले में कोई नेतृत्व नहीं है किसी पार्टी के पास में। दूसरा, जो काम इस सरकार ने किए सभी क्षेत्र में, कोई ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में किया हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, इरीगेशन का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में इतने काम किए जितने पहले 50 साल में कभी नहीं हुए। मेरा साहब, क्या राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती कि जैसे कि बताया कि आप पहले सर्विस करते थे, अचानक राजनीति में आप आ गए? देखिए, ये तो जो मतलब योग होता है, मैं पहले राजकीय सेवा में था और अचानक नहीं, मतलब मैंने प्रयास किया, राजनीति में आ गया। मैं पहली बार में एमएलए बन गया, मैंने ठीक से समाज सेवा की और मुझे दोबारा चांस मिला। मैं कहना चाह रहा है कि अगर आज की डेट में अगर हमें समाज सेवा करनी तो राजनीति का चूल्हा पहनना पड़ेगा? नहीं, सब कुछ नहीं, समाज सेवा कैसे कर सकते हैं? तो मुझे चांस मिल गया था, मैं राजनीति में हूँ। अगर हम जहाजपुर पर एक नजर डालें तो पिछले 10 सालों में आप राजनीति में आना सक्रिय हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य जो आपने अभी तक करा हुआ? देखिए, मैं अगर काम गिनाऊंगा तो आपको गिनने मतलब पूरे काम भी नहीं गिना पाऊंगा। मैं सबसे पहले 2-3 कामों की बात कर रहा हूँ। मैं खुद बता देता हूँ, जितने पिछले 50 साल में हमारे यहाँ शिक्षा में विस्तार नहीं हुआ, जो गांव ढाणी में स्कूल नहीं थी, उस मुकाबले में जो पिछले 50 साल में हमारे यहाँ स्कूल थी, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, हमें ये बजट में जो घोषणा हुई है अभी, उसको मिला करके हम जितनी हमारे यहाँ स्कूलों का सेटअप है, उससे दुगनी से हम पार कर जाएंगे। जो आज प्राइमरी हमारे यहाँ पहले, जब मैं पहले प्रधान था उसमें करीब 105 प्राइमरी स्कूल थी, आज हमारे यहाँ 150 प्राइमरी स्कूल हो जाएगी। मैं 95 में प्रधान रहा हूँ, करीब 62-63 मिडिल स्कूल थी, आज 100 का आंकड़े को पार कर रही है, करीब 100 मिडिल स्कूल हमारे क्षेत्र में हो गई है। इसी प्रकार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भर्ती हुई है। आप हमारे यहाँ रोडों का आप लीजिए, आज हम ऐसा कोई गांव नहीं है 500 की आबादी वाला इसको गांव से रोड से नहीं जोड़ा, शानदार सड़कों से जोड़ा हमने। और चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे किसी सरकार की योजना हो, लेकिन काम ये सरकार करवा रही है। फिर भी अभी भी जहाजपुर और भीलवाड़ा में आपके क्षेत्र में कुछ समस्याएं तो ऐसी होंगी जिनका निदान होना जरूरी है। की समस्याएं तो
बढ़ती रहेगी। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास का क्रिया कभी रुकता नहीं। आप कितना ही विकास कराइए फिर भी मांग तो रहेगी रहेगी। विकास में तो कोई मतलब कमी आती नहीं है, कितना ही काम करा हुआ फिर भी विकास की भूख तो घुसती नहीं है। लेकिन जो 50 सालों में नहीं हुआ है उतना काम हमारे यहाँ हुआ। मेरा ख्याल खासतौर से देखा जाता है जो विधायक निधि जो खास तौर से केंद्र राज्य सरकार से पारित की जाती है या होती है, वो सही तरीके से सुनियोजित कार्यक्रमों में नहीं लग पाती। ऐसे में आप कितने सताते हैं? सर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में बिल्कुल सुनियोजित तरीके से काम होता है। एमएलए स्थानीय विकास कोष जो एमएलए कहलाता है, वो ऐसे काम जो सरकार नहीं सकती है, जो छोटे छोटे काम है जो सरकार की राहत देने के लिए एमएलए कोष से काम कराए जाते हैं। और मैं हर पंचायत में हर गांव में प्रयास करता हूं कि मेरा पैसा हर पंचायत में जाए। हर साल हर पंचायत में हर गांव में देने का मैं प्रयास करता हूँ और उसकी मॉनिटरिंग भी मैं मेरे लेवल पे भी करता हूँ कि उसमें गुणात्मक सुधार कार्य हो, उसमें पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। अगर बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है और मीणा साहब को एक चांस दिया जाता है कि मंत्री बनने का, तो खासतौर से आप कौन सा मंत्रालय लेना चाहेंगे जिससे अपने क्षेत्रवासियों के लिए ज्यादा से ज्यादा देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो जो डिसाइड करता है उसको, अगर हमको कोई दायित्व मिलेगा तो हम उसको बखूबी निभाएंगे। उसको आपको 100% श्योर है कि कहीं न कहीं एक बार फिर से सत्ता के गलियारे में बीजेपी आएगी? बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी। जो इन्होंने जनता में अपना क्या बोलते हैं, जनता में जो अपना साथ बनाएंगे वो निश्चित रूप से रिपीट करेगी। मीणा साहब, आपको एक बात और शायद प्रतीत होती होगी, खासकर मुझे तो रियलाइज होता है जब बीजेपी की बात करते हैं, आरएसएस की हम बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कहीं न कहीं वो उसका रूट से जड़े हैं, उसके बिना, उसके आदेश के बिना कुछ भी कहते पत्ता नहीं हिलता है बीजेपी में। ऐसे में ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिससे दोबारा आपकी सरकार सत्ता में आ पाए? कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है या किस तरीके के प्लान होने चाहिए कि एक बार फिर से सरकार मजबूत होकर एक बार फिर से राज्य में आ पाए? हर बार हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान को सशक्त राजस्थान के रूप में देखना चाह रहे हैं, शक्तिशाली राजस्थान के रूप में देखना चाह रहे हैं। राजस्थान सबसे विकसित प्रदेश हो इस देश में, यह हमारा सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है। यानी कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रतीत होने लगा है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता के गलियारे में अपने झंडे गाड़ने में कामयाब रहेगी? 100% कामयाब रहेगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 100% कामयाब रहेगी। आप बता दीजिए मैंने ऐसा कौन सा काम किया उससे हम नहीं आएंगे? जनता में हमारे प्रति कोई आक्रोश हो, एंटी इंकमेंसी का कोई हो तो आप बता दीजिए, आपको लगता हो? जैसे कुछ मुद्दों की अगर हम बात करें, जैसे राम मंदिर मुद्दा है या फिर अभी बीच में जातिवाद का मुद्दा शुरू हो गया, राम सेतु का मुद्दा, आपको नहीं लगता कभी कि बीजेपी इन सब चीजों को लेकर राजनीतियां कर रही है? नहीं, सब श्री राम हमारे आस्था के केंद्र है, वो इस तरह राजनीति का कोई सवाल ही नहीं। देखिए, जहाँ हिंदू की बात करें तो राम तो हिंदुओं के हैं, वो आस्था का केंद्र है, अब केंद्र बिंदु है, थे और रहेंगे। लेकिन मंदिर जहाँ का तहाँ है, अभी तक मंदिर नहीं पाए। केंद्र में सरकार आई चली गई। अभी हम बात करते हैं जो बीजेपी सरकार की, उत्तरांचल में अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन केंद्र में भी नहीं है। केंद्र में आने के चांस हो सकते हैं, लेकिन मंदिर की कहानी वहीं की वहीं कि जब जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। मतलब आपकी क्या केंद्र में जो सरकार बनी है पहले मिलीजुली सरकार थी, राजग की सरकार थी, उसमें कई दल थे और उनकी जो उन्होंने मतलब एक एजेंडा लिया गया था, उसी आधार पर उन्होंने सरकार शासन किया था। जब सरकार सेपरेट आ जाएगी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, निश्चित रूप से मंदिर बनेगा, 2 ही मंदिर बनेगा। आपको लगता है मंदिर अयोध्या में ही बनेगा? अयोध्या में राम जन्मभूमि वहीं बनना चाहिए। चलिए, आपका सतत प्रयास हमेशा सार्थक रहे और आपकी मनोकामना पूरी हो, शीघ्र ही सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी की लहर दौड़े। जी राम साहब, आपने साक्षात्कार जरूर साक्षात्कार.com से बात है। थैंक यू।